बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन और टिल लास्ट ऑफ द टॉपिक एवोमीटर तक चलेंगे। तो चलते हैं जी अब बोर्ड की साइड पर ताकि अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। जी, हमारा पहला टॉपिक है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्विकली जरा दो तीन बातें याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहली बात, ये एक्सपेरिमेंट किसने डिवाइस किया था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने। इसमें हम चार्ज टू मास रेशो के लिए एक और वर्ड भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो सेड टू बी द स्पेसिफिक चार्ज। दैट से अगर कभी आपसे स्पेसिफिक चार्ज का मतलब भी पूछ लिया जाए या स्पेसिफिक चार्ज के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जाए तो दैट सिंपली स्टैंड फॉर E/m। इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कैसे किया गया, इसके लिए टेक्निक कौन सी यूज की गई? हमने एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। तो ऑब्वियसली जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। दैट्स व्हाई ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करना शुरू कर देगा। इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है कि हम डायरेक्शन लेने के लिए V क्रॉस B से डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। नेगेटिव का साइन बता रहा है जो भी डायरेक्शन आएगी हम उसे अपोजिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं तो हम V क्रॉस B यहां पर अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यूज आ जाए। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, थंब पॉइंट आउट करेंगे किसकी डायरेक्शन में? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की साइड पर हम फिंगर्स लेकर आएंगे। राइट हैंड की पाम हमें बता रही है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, दैट इज अपवर्ड, बट नेगेटिव वैल्यूज हमें यह बता रही है कि यह डायरेक्शन हमने रिवर्स करनी है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है। दैट्स व्हाई हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अब किधर दिखा देंगे? डाउनवर्ड। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो दैट्स व्हाई एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर यही बात हम यहां पर अप्लाई कर दें तो डायरेक्शन B क्रॉस V से भी डायरेक्टली फाइंड आउट की जा सकती है। B क्रॉस V अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। बट याद रखिएगा कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए पेपर में, जैसे चैप्टर नंबर 14 से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए आपसे कहा जाता है, तो उसमें आपने फार्मूला या आपने जो टेक्निक यूज करनी है वो V क्रॉस B और फिर देन अपोजिट ही करना है ताकि आप एक ही फार्मूला की बार बार प्रैक्टिस कर सके। ये बात मैंने सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। आपको नजर आया यहां पर वेलोसिटी और फोर्स में कितना एंगल बना जी? 90 डिग्री। और जब भी कोई भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो जाए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ किस चीज को चेंज कर सकती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को। ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, स्पीड को या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया। अब हम यहां पर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने थंब रखा, हमारे पास फिंगर किस चीज को बता रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। राइट हैंड का पाम बता रहा है फोर्स को। नेगेटिव के साइन की वजह से अब हम इस फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दैट्स व्हाई ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। सर्कुलर पाथ पर जाने की वजह से इस पर सेंटीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगी, और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर निकलेगी। दैट्स व्हाई अगर हम इसमें वैल्यूज लगा दें, आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स EVB के बराबर होती है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास चार्ज टू मास की वैल्यूज निकल आई, दैट इज अ V/br वेयर V इज द वेलोसिटी। अब एक्चुअली हमारे पास दो चीजें मेजर्ड करने वाली रह गई, एक तो वेलोसिटी और एक रेडियस। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक इनविजिबल पार्टिकल होता है, हमें नजर नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली इसका रेडियस डिफाइन करने के लिए
हमें कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो रेडियस की डिटर्मिनेशन के लिए हम इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर फिल कर देते हैं। तो डेट्स वाई इस इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल हो जाएगा, जहां से हम इसका डायामीटर और देन उसे 2 से डिवाइड करके रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। तो रेडियस हम इस टेक्निक से डिफाइन करेंगे। जहां तक वेलोसिटी का ताल्लुक है, तो वेलोसिटी हम सिंपल से रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। हमें सबको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो डेट्स से अगर हम ये वैल्यूज लगाते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज पोटेंशियल इनटू द चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जिससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू द 2 पोटेंशियल इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द मास होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास अगर वैल्यूज हम इस रिलेशन में अप्लाई कर दें, वेलोसिटी की वैल्यूज इस रिलेशन में अप्लाई कर दें, तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो का नया फार्मूला बन गया। ये फार्मूला है 2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल कौन सा है? वो पोटेंशियल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया किसी भी रीजन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी। अगर हम इसकी वैल्यूज को देखना चाह रहे हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होती है, तो डेट इज 1.75 इंटू 10⁻11। इसके यूनिट्स क्या होंगे? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? तो चार्ज टू मास, चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। तो डेट्स व्हाई डेट इज अ कूलम पर किलोग्राम। ये हमारे पास वैल्यूज जो निकलेगी, ये ज़बानी याद रखिएगा, क्विकली याद रखिएगा कि ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास किसके बराबर निकलेगी? 1.75 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अगली बात इसमें याद रखनी है आपने कि अगर हम बात करना चाहें कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, तो ऑब्वियसली आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, नेचर में सिर्फ डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है डिसाइड करना है मैथ ने, मैथ डिनोमिनेटर में है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा, इसका मतलब है प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत कम निकलेगा। हम क्विकली इसमें एमसीक्यूज करने के लिए एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज में डिफरेंट कांस्टेंट पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप रेडियस की रेशियो बता दें, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो हम इसके 4 पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं। उस 4 पैरामीटर पर चलने से पहले हम कुछ बातें और भी यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन पर आते हैं तो हमें नजर आ रहा है आर और एम में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा बड़े रेडियस पर डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो डेट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी कम निकलेगा। रेडियस कम निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से मोस्ट डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा? वो इलेक्ट्रॉन होगा। कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट यहां पर, डेट्स व्हाई याद रखिएगा ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नेटिक फील्ड में कम होगा, डेट इज मोस्ट डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल। अब हम आते हैं इसके क्विकली 4 फार्मूलाज की साइड पर। ये 4 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। डेट्स व्हाई डेरिवेशन, डेट्स व्हाई डेरिवेशन से बचने के लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूलाज याद रखिएगा ताकि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। पहला फार्मूला है इफ Q1 एंड Q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद सेम मोमेंटम। हमारे पास क्वेश्चन आया कि सेम मोमेंटम। अब अगर सेम मोमेंटम है तो हम फार्मूला लिखते हैं E/m that is equal to the V/BR। अगर हम इस फॉर्मूला को जस्टिफाइड करें तो हमारे पास R mv डिवाइडेड बाय EB। आप सबको पता है इस mv को हम मोमेंटम बोलेंगे। डेट से अगर ये मोमेंटम कांस्टेंट हो गया और वो एक ही मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं तो कांस्टेंट फीचर ये भी हुआ, तो रेडियस का चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन निकला। डेट्स व्हाई R1 ओवर R2 की रेशियो जो है वो बराबर होगी Q2 ओवर Q1 की रेशियो के बराबर। यहां से हम इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इफ Q1 एंड Q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम स्पीड। अब हमारे पास स्पीड सेम है। अगर हम पिछले वाले फॉर्मूला को दोबारा डिस्कस करें तो आपको नजर आ रहा है कि स्पीड सेम है। अब R का रिलेशन सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि R का रिलेशन जो है वो मास पर भी डिपेंड करेगा। डेट्स व्हाई इसी फॉर्मूला पर अगर हम R1 ओवर R2 की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं
तो अब यहां पर मैस का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मैस की डायरेक्ट रेशो थी, दैट्स m1 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय द q2 ओवर q1। दैट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल सेम स्पीड में एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो उनकी रेडियस की रेशो क्या होगी। इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इफ q1 एंड q2 enter in a magnetic field perpendicularly accelerated by same potential। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल सेम पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करके आ रहे हैं। दैट्स अब हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे, चार्ज टू मास इज इक्वल टू द 2 पोटेंशियल ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। इस फार्मूला को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास R1 ओवर R2 की वैल्यू सेम, यही रिलेशन दोबारा रिपीट हो रहा है, m1 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय q2 ओवर q1। एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। तो दैट्स ये फार्मूला, रेडियस की रेशो का ये फार्मूला जो है वो उस वक्त यूज होगा जब चार्ज पार्टिकल सेम पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। इसमें फोर्थ पॉइंट है, इफ q1 एंड q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अभी भी फार्मूला यही यूज होगा। इस रिलेशन ऑफ द रेडियस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पर चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए चार्ज इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू द चार्ज काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, तो वहां से ये फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। वही फार्मूला दोबारा रिपीट हो रहा है, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू द m1 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय द q2 ओवर q1। अब क्या हुआ जी, स्क्वायर रूट सिर्फ m1 ओवर m2 पर रह गया। मैंने ये फार्मूला इसलिए इस तरह से रिपीट किया ताकि आपको ये बातें याद रहें। देखें, अगर हम बात करते हैं सेम मोमेंटम की तो R1 ओवर R2 का फार्मूला जो था वो बराबर था Q2 ओवर Q1 के। अगर हम सेम स्पीड की बात करेंगे तो Q2 ओवर Q1 के साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 ओवर m2। और अगर हम सेम पोटेंशियल की बात करेंगे तो अभी हमने जो बात सेम स्पीड के फार्मूला की उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अगर हम सेम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपने देखा वही फार्मूला रिपीट हुआ, बस Q2 ओवर Q1 से हमने स्क्वायर रूट हटा देना है। तो ये चार हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन चार पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से याद रखना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको फार्मूला ड्राइव नहीं करना पड़े, आप जस्ट वैल्यूज अप्लाई करके अपना आंसर ले सकते हैं। अभी हम इस तरह से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगला हमारे पास पॉइंट है इसी में वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर हमारी बुक में एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकल में डिस्कस भी किया गया। वेलोसिटी सिलेक्टर एक्चुअली एक ऐसा रीजन है जिसमें एट द सेम टाइम दोनों फील्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती हैं। और याद रखिएगा ये दोनों फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइक दैट, जैसे हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, दैट से इस पर मैग्नेटिक फोर्स ये लग रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। अगर हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आपस में अपोजिट हो जाएंगी, 180 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएंगी। दैट्स व्हाई ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। Fe Fb के बराबर है, ये हमने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा और ये डायरेक्शन की टर्म में लिख रहे हैं। अगर ये कैंसिल कर रही है, नेट फोर्स इस पर 0 लगेगी तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन से एस्केप कर जाएगा। दैट्स व्हाई हम इसे वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। हम यहां पर इस रीजन के अंदर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरह से एडजस्ट कर रहे होते हैं कि वो इस रीजन से एस्केप कर जाए। अगर ये फोर्सेस आपस में इक्वल ना हो तो ऑटोमेटिकली वो इस रीजन से एस्केप नहीं कर सकता। अगर हम यहां पर इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज अप्लाई कर दें तो वेलोसिटी की वैल्यूज निकलेगी E/b। ये पॉइंट्स भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है, एमसीक्यूज में आ भी चुका ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के यूनिट किसके बराबर होंगे, तो ये किसके बराबर निकलेंगे, वेलोसिटी के बराबर। हमारी बुक की एग्जांपल है, वो भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक रेंज ऑफ स्पीड बताई गई, यहां से यहां तक एक रीजन के अंदर प्रोजेक्ट किया गया है, किस स्पीड के ऊपर वो अनडेविएटली इसमें से गुजर जाएगा। तो फिर भी तरीकेकार क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कीजिएगा तो वो स्पीड निकल आएगी जिसपे वो किसी डिफ्लेक्शन के बगैर इस रीजन से पास कर जाएगा। हमारे पास एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन, एक फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए, एमसीक्यूज के लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, दैट इज द डिवाइस टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर वो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर सर्कुलर पाथ पर भी होंगे, और अगर सर्कुलर पाथ पर होंगे तो उनका कोई ना कोई टाइम पीरियड भी निकलेगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, बेसिक सा मैकेनिक्स का रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाय टाइम। दिस मींस दैट अगर हम 1 रोटेशन के लिए जाएंगे तो डिस्टेंस यहां पर सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगा 2πr और डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड आ जाएगा।
अगर हम यहां से टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं तो ये 2 पाई आर ओवर वी हो जाएगा। अगर हम आर की वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर दें, आर की वैल्यूज होगी क्या, तो आर की वैल्यूज हमारे पास यहीं से निकलेगी। हम यहां से आर की वैल्यूज अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला 2 पाई एम वी ओवर वी इंटू क्यू बी आ जाएगा। बिकॉज आर की वैल्यूज जो है एम वी ओवर क्यू बी होगी, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m ओवर क्यू बी हो जाएगा। आपको यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो मैस ऑफ द चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट रीजन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल को हम एक रीजन में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसका मैस ज्यादा होगा। जी एक और इंटरेस्टिंग फीचर इसमें नजर आ रहा है, जो टाइम पीरियड है वो रेडियस ऑफ द पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दें सच दैट एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस दूसरे इलेक्ट्रॉन से डबल हो जाए, तो आपको यहां से फॉर्मूला में क्लियरली नजर आ रहा है मैस और चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेम होंगे, रीजन का मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई दोनों के टाइम पीरियड की रेशो क्या निकलेगी, 1:1 निकलेगी। इसका मतलब हुआ टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड होगी। इसी फार्मूला को रिवर्स कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने उसी पैरामीटर्स के साथ याद रखना है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैस के। इन्हीं जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े उसमें से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें और सॉल्व करने का तरीकेकार सीख सकें। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन एंटर परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है ड्यूट्रॉन, किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंके गए हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम यहां पर वैल्यूज रिप्लेसमेंट देंगे। आप सबको पता है हमारे पास प्रोटॉन को हम 1p1 से लिखते हैं, ड्यूट्रॉन को 1h2 से लिख लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा है इन दोनों के चार्जेस सेम होंगे। ड्यूट्रॉन भी एक्चुअली हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाइड ही है, जस्ट मैसिव न्यूक्लियाइड है। तो डेट से अगर हम चार्ज के साथ चार्ज को डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम रेशियो में हमारे पास वैल्यूज आ गई। चार्ज के साथ सेम रेशियो में डिवाइड हो गया बिकॉज बोथ हैविंग द सेम चार्ज। जबकि यहां पर अगर हम मैस को कंपैरिजन करें तो आपको नजर आ रहा है ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन। तो दैट्स व्हाई अगर हम यहां पर मैसेज की रेशियो लगाएंगे और m/2m आ जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो चार्ज से, मैस से कैंसिल हो गया, तो डेट से आंसर 1/2 निकल आएगा। तो हमारे पास ये आंसर बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में आएगा। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को फर्दर 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशंस को सॉल्व करते तो इट टेक सम टाइम। अगर हमें ये फार्मूलाज याद होंगे तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली एक एमसीक्यूज। अब अगले टॉपिक्स के लिए हम अगले व्हाइट बोर्ड पर शिफ्ट होते हैं। टॉपिक है जी कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। अब कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप आपको पता है आपकी बुक में एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट्स व्हाई इसके कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे। कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप कौन सा डिवाइस होता है, दैट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, इसमें हम यूज क्या करते हैं, इसके ऑपरेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन बीम को हम इसके अलावा कैथोड रे भी बोल सकते हैं। That's why that is said to be the cathode ray oscilloscope. इसके पार्ट्स क्या होंगे, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप का जो सबसे पहला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन फर्दर 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, कैथोड, ग्रिड एंड एनोड्स। कैथोड क्या करता है जी, कैथोड इनडायरेक्टली हीटिंग होता है। इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाते हैं, फिलामेंट इसे हीट अप कर रहा होता है, और इस प्रोसेस का नाम जिसकी वजह से हम यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा रहे हैं, दैट आर सेड टू बी द थर्मियोनिक एमिशन। अगर हम किसी मेटल सरफेस को हीट अप करके वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करवाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द थर्मियोनिक एमिशन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मियोन्स बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन का सेकंड पार्ट है जी ग्रिड।
ग्रिड पर याद रखने वाली बात है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि सीआरओ के अंदर सबसे लार्जर नेगेटिव पोटेंशियल किस पार्ट पर दिया गया होगा, तो वो कैथोड नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन ग्रिड होगी। तो ग्रिड पर हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा और ये ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। ग्रिड का फंक्शन क्या होगा? ग्रिड यहां पर दो काम कर रहा है। नंबर वन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। नंबर सेकंड, ये ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन या ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन को कंट्रोल करता है। ग्रिड में एक बात याद रखिएगा अच्छी तरह से कि ग्रिड को जैसे जैसे हम मोर नेगेटिव करते जाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, दैट्स व्हाई ब्राइटनेस भी कम होती जाएगी। ग्रिड जैसे जैसे लेस नेगेटिव होता जाएगा, ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन जो है वो लार्जर होती जाएगी। इसमें तीसरा पार्ट है एनोड्स। हम एक की बजाय इसमें 3 सेट्स ऑफ एनोड्स यूज करते हैं और याद रखना है हर अगले एनोड का पोटेंशियल पिछले एनोड से ज्यादा बड़ा लिया जाता है। ऑटोमेटिकली तीनों एनोड्स के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। एनोड क्या कर रहा होता है जी? एनोड करेगा, फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। और सेकंड पॉइंट है, एनोड क्या करता है? ये एनोड क्या करता है? ये एक्सेलरेट करता है सेकंड पॉइंट है, एनोड क्या करता है? एनोड इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इसका सेकंड पार्ट है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स के फर्दर दो पार्ट्स हैं, नंबर वन इज द एक्स प्लेट एंड नंबर सेकंड इज द वाई प्लेट्स। एक्स प्लेट्स कौन सी प्लेट्स हैं? नाम से जाहिर है ऐसी प्लेट्स जो इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देंगी, उन्हें एक्स प्लेट कहा जाता है। जो वोल्टेज हम यहां पर अप्लाई कर रहे होते हैं उस वोल्टेज का नाम है सॉटूथ वोल्टेज। वाई प्लेट्स कौन सी प्लेट्स होंगी? नाम से जाहिर है ये ऐसी प्लेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती हैं। वाई प्लेट्स के ऊपर हम वो सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसका हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक्चुअली एक ऐसा स्क्रीन होगा जिसके ऊपर फ्लोरेसेंट मटेरियल को पेस्ट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से आकर हिट करती है तो वहां पर विजिबल स्पॉट बना देती है, फ्लोरेसेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स थे, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब इसमें सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, इसमें सिंक्रोनाइजेशन की बात याद रखनी है। सिंक्रोनाइजेशन कब होगी? जब वो टाइम पीरियड जो हमने एक्स प्लेट पर दिया गया है वो इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द वाई प्लेट के या सम इंटीग्रल मल्टीपल्स के, तो उस वक्त हम कहते हैं दोनों वेव्स जो हैं, जो पैटर्न जो है वो स्क्रीन पर स्टेशनरी हो जाएगा। हमें इसकी रीडिंग लेने के लिए सिंक्रोनाइजेशन पैनल को यूज करके इन वेव्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। इस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हम ये भी ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स प्लेट शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाई प्लेट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू द सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाई प्लेट। तो इस तरह से हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे ताकि हम पैटर्न को स्टेशनरी करके अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट था। इसमें एक और बात याद रखिएगा, सीआरओ के ऊपर अगर हम दोनों चैनल्स एक्स और वाई चैनल्स को साइमल्टेनियसली ऑन करते हैं तो हमें वेवफॉर्म नजर आएगी, लेकिन अगर हम वाई चैनल ऑफ कर देते हैं, सिर्फ एक्स चैनल ऑन होगा, तो हमें एक स्पॉट या लाइन हॉरिजेंटली मूव करती हुई नजर आएगी। स्पॉट या लाइन हम एडजस्ट करते हैं विद द टाइम पीरियड। और अगर हम एक्स चैनल को ऑफ कर देते हैं, सिर्फ वाई चैनल ऑन होगा, तो अब हमें एक लाइन मूव करती हुई नजर आएगी ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वेवफॉर्म बनाने के लिए एक्स एंड वाई प्लेट्स के पोटेंशियल्स को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑन करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ सीआरओ क्या होंगे? यूजेस ऑफ सीआरओ, पहला यूज हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि ये डिवाइस किस लिए यूज होता है, ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर सके। नंबर सेकंड, हम इसको किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर द पोटेंशियल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज ऑफ अ वेव। नंबर थर्ड, हम दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। हम दो वोल्टेजेस का फेज डिफरेंस भी कंपेयर कर सकते हैं इसमें से। तो दैट इज ऑल अबाउट टू द सीआरओ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की साइड पर, दैट इज द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को याद रखना है, उसी के डिफरेंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के लिए। देखें, अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा चैप्टर नंबर 14 में कि व्हेनेवर द कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स।
और ये कंडक्टर की बजाय अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई तो अब आपको नजर आ रहा है कि इस दोनों साइड्स के ऊपर फोर्स लगेगी और ये फोर्सेस आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। कैसे जी? अगर हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो इस साइड के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड की साइड पर राइट हैंड फिंगर्स, करंट हमें बता रहा है थंब की डायरेक्शन से, तो हमारे पास फोर्स किधर लग रही है? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इस साइड के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब बता रहा है करंट की डायरेक्शन को, तो हमारे पास अब इस साइड पर फोर्स किस साइड पर लग रही है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये करंट की डायरेक्शन लाइक दैट्स व्हाई आपने देखा इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम निकलेगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। और अगर एक पार्टिकल पर दो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में और दो डिफरेंट पॉइंट्स पर लगे तो दैट मेक्स अ कपल। दैट्स व्हाई इस रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इस टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी? BINA कॉज ऑफ अल्फा। स्टूडेंट इसे बिना कॉज ऑफ अल्फा के फार्मूला से भी याद रखते हैं। तो दैट्स व्हाई टॉर्क क्या हो गया? दैट इज द BINA कॉज ऑफ अल्फा। याद रखिएगा इसमें अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा एंगल है, किसके दरमियान एंगल है? दैट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। ये प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है जी। हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉइज BINA साइन ऑफ फाई। फाई कौन सा एंगल है? फाई एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब याद रखिएगा अगर हम एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल लेंगे, हम कॉस फंक्शन के साथ टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ कॉइल के दरमियान एंगल लेंगे तो फिर टॉर्क का फॉर्मूला साइन फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। यहां पर हमें दो बातें और भी याद रखनी है। देखो यहां पर हमें पता लग रहा है कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दैट्स व्हाई यहां पर नेट फोर्स जीरो होगी जबकि नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। तो दैट्स व्हाई अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इफ अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड करेगी? तो आपको नजर आ रहा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। एक बात और याद रखिएगा इस सिचुएशन के ऊपर, जब प्लेन ऑफ अ कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता लगा यहां पर हमारे पास अल्फा, अब हम क्या लगाएंगे? जीरो। कॉज ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 1। तो टॉर्क की वैल्यूज क्या निकल आएगी? मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? दैट इज द BINA, बिकॉज कॉज ऑफ अल्फा का फंक्शन हमारे पास 1 के बराबर आ गया। लेकिन इस सिचुएशन पर अगर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको नजर आ रहा है कि अब कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कॉइल में से पास नहीं कर रही। दैट्स व्हाई इस सिचुएशन पर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। बट एक बात और याद रखिएगा, अगर प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी तो प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द पोल फेसेस होती है। परपेंडिकुलर टू द पोल फेसेस होती है। देखें ये प्लेन ऑफ कॉइल है और ये आपके पास पोल फेसेस है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है लेकिन पोल फेसेस के साथ ये परपेंडिकुलर है। ये हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। दैट्स व्हाई ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, देर में रखिएगा ताकि एमसीक्यूज में आप गलती ना कर सके। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्लेन ऑफ कॉइल अगर पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, फ्लक्स जीरो होगा। इसी बात को अगर हम ऐसे पूछ लें, प्लेन ऑफ कॉइल अगर परपेंडिकुलर होगी पोल फेसेस के तो फिर भी यही कंडीशन एप्लीकेबल होगी एंड वाइस वर्सा। अब हम चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए लास्ट बोर्ड पर शिफ्ट होते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गिल्वानोमीटर। गिल्वानोमीटर कौन सा डिवाइस होगा? ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है पैसेज ऑफ करंट को, डिटेक्ट करता है पैसेज ऑफ करंट को। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। अभी हम इसको पढ़ा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास किसके बराबर है? दैट इज द BINA कॉज ऑफ अल्फा, बीना कॉज ऑफ अल्फा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जब भी हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे गिल्वानोमीटर बनाने के लिए, तो आपको पता है अच्छी तरह से कि उस पर दो टॉर्क्स लगते हैं। एक टॉर्क उसमें करंट कैरी करने की वजह से लगता है जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। दूसरा टॉर्क उसकी सस्पेंशन की वजह से टॉर्शनल कपल होगा, और जब टॉर्शनल कपल से वो अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो वो रिस्टोर करेगा, तो सेकंड टॉर्क उस पर लगता है रिस्टोरिंग टॉर्क। ये दोनों अगर मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो कॉइल दोबारा स्टेशनरी हो जाएगी। दैट्स व्हाई अगर हम इसकी वैल्यूज लिखें तो BINA टॉर्क डिफ्लेक्टिंग हमने लिखा, कॉज ऑफ अल्फा किधर गया? यहां पर हम कॉज ऑफ अल्फा का फैक्टर 1 करने के लिए
इस कॉइल के अंदर हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को प्लेस करते हैं। आपको पता है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्या करता है, वो फील्ड को रेडियल कर देगा। फील्ड रेडियल हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ अ कॉइल के दरमियान एंगल 0 बनेगा, दैट्स व्हाई cos ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो BI के बराबर आ जाएगा, बिकॉज cos ऑफ अल्फा का फैक्टर 1 हो गया। जबकि डिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होगा, दैट इज द C थीटा, वेयर C इज द टॉर्शनल कपल। टॉर्शनल कपल की डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है, दैट इज द कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां पर I की वैल्यूज निकल आएगी, दैट इज द C थीटा ओवर BNA। हेंस I और थीटा के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्ट आएगा। I और थीटा के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर की बात करते हैं तो दैट इज द रेशियो ऑफ थीटा ओवर I। इसका मतलब है अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये NAB ओवर C, NAB ओवर C हो जाएगा। यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर टॉर्शनल कपल के इनवर्स रिलेशन में होगी। टॉर्शनल कपल कैसे चेंज होता है, तो टॉर्शनल कपल के फैक्टर्स यहां पर दो तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं। टॉर्शनल कपल डिपेंड करेगा द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, और टॉर्शनल कपल डिपेंड करेगा द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग जो यहां पर यूज कर रहे हैं। टॉर्शनल कपल इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इस डायमीटर के इनवर्स रिलेशन में होगा। तो हम यहां पर याद रखिएगा कि सेंसिटिविटी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं और आपने ये तमाम याद रखने हैं, ताकि अगर कभी MCQs आ जाए तो आपको पता हो कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए किन किन फैक्टर को इनहांस करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी को डिक्रीज करने के लिए भी किन किन फैक्टर को डिक्रीज करवाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा ये थीटा कैसे मेजर किया जाता है। इस थीटा को मेजर करने के लिए हमारी बुक में दो टेक्निक्स लिखी गई हैं। सबसे पहला हमारे पास लेंथ स्केल अरेंजमेंट, उसमें जो थीटा मेजर किया गया है वो डिस्टेंस के साथ मेजर किया गया है। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S होगा। एक्चुअली ये फार्मूला S इज R थीटा से ड्राइव हुआ है। एक्चुअली यहां पर थीटा वही डिस्टेंस होगा जो स्पॉट ऑन द स्केल तय कर रहा होगा। और इसमें दूसरा गैल्वानोमीटर वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर को डिस्कस किया गया। वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर में हम लैंप स्केल अरेंजमेंट की बजाय एल्यूमिनियम पॉइंटर को चेंज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी एमीटर। एमीटर और इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। एमीटर या वोल्ट मीटर, दीज आर द मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर दिए हैं, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। एमीटर कौन सा डिवाइस है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट। हम एमीटर की मदद से करंट को मेजर करते हैं। गैल्वानोमीटर से करंट क्यों मेजर नहीं होता? गैल्वानोमीटर का ड्रॉबैक उसकी सेंसिटिविटी है। गैल्वानोमीटर मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस होता है, दैट्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए। तो हम लार्ज वैल्यू ऑफ करंट उससे मेजर नहीं कर सकते। दैट्स से हम कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद इससे मेजर ऑफ करंट करते हैं, और ये हमारे पास डिवाइस कहलाएगा एमीटर। मॉडिफिकेशन क्या होगी, हम गैल्वानोमीटर के साथ या मीटर मूवमेंट के साथ एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। शंट का मतलब हम पैरेलल ही लेते हैं। आप इसको लो वैल्यू पैरेलल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, हम इसे बाईपास रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये कुछ करंट को बाईपास करवा देगी। दैट्स इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हम एमीटर बोलते हैं। याद रखिएगा एमीटर कैसे बनाया जाएगा, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। अगर हम यहां पर इसको कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास शंट की वैल्यूज निकलेगी IG RG ओवर I माइनस IG, वेयर RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, IG कोई भी करंट नहीं है, दैट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वानोमीटर, एंड R को हम रेंज ऑफ एमीटर बोलते हैं, दैट इज द रेंज। यहां से क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि शंट रेजिस्टेंस और रेंज के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब अगर हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसका मतलब क्या हुआ, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो दैट्स ये हमारे पास रिलेशन याद रखने वाला है। इसमें एक याद रखिएगा पॉइंट, अगर हम I को NIG ले लें, मतलब जो I है रेंज ऑफ एमीटर है वो n टाइम्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो जाए, और अगर हम ये वैल्यूज यहां पर रिप्लेसमेंट दे दें तो यहां से फॉर्मूला जो है RS इज RG ओवर n माइनस 1 हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इसे क्विकली सॉल्व कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए जो I है रेंज ऑफ एमीटर है वो 10 टाइम्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, तो फिर RS की वैल्यूज क्या होगी, तो RS की वैल्यूज क्या होगी, RG 10 माइनस 1 9, तो RG ओवर 9 होगी। तो हम क्विकली इसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। एक बात और याद रखने वाली है, एमीटर हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा। एमीटर की रेजिस्टेंस वेरी लो ली जाती है।
और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस हम 0 कंसीडर करते हैं। एमीटर की रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी शंट एंड गैल्वेनोमीटर की। एज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, दैट्स एमीटर की रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल लेकर ली जाएगी इनकी रेजिस्टेंस के साथ। दैट्स एमीटर की रेजिस्टेंस जो है, याद रखने वाला पॉइंट है, वो शंट से भी कम निकलेगी और एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से भी कम निकलेगी। ये बात हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम निकलती है। तो दैट्स एमीटर की रेजिस्टेंस लो होगी। वोल्टमीटर कौन सा डिवाइस है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन वोल्ट। वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से किस मॉडिफिकेशन से बनाया जाएगा? हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे, तो ये पूरा डिवाइस हमारे पास क्या कहलाएगा? दैट इज द वोल्टमीटर। ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अगर यहां पर हम रेंज ऑफ वोल्टमीटर जितना पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन जितना करंट फ्लो करेगा। RH की वैल्यूज किसके बराबर आएगी? दैट इज द V ओवर IG माइनस RG। IG का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और V का मतलब रेंज होगा। दैट्स यहां से एक बात और क्लियर हो गई, RH और V में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब RH एंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर हमारे पास जो V है वो n टाइम्स ऑफ द VG हो जाए और अगर हम ये वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर दें, फिर VG की फर्दर रिप्लेसमेंट IG RG के साथ करेंगे तो हमारे पास RH का फॉर्मूला जो है n-1 RG हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूं द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर जो है वो 10 टाइम्स ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर होगा, तो RH की वैल्यूज क्या होगी? दैट इज द 9 टाइम्स ऑफ द RG। सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से अब इस अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों से लार्जर निकलेगी। दैट्स व्हाई RV की वैल्यूज हायर होती है और फॉर आइडियल वोल्टमीटर RV की वैल्यूज हम क्या लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे। याद रखने वाला पॉइंट है, RV की वैल्यूज लार्जर होगी RG से भी। RV की वैल्यूज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर की वैल्यूज लार्जर होगी हायर रेजिस्टेंस से भी। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, वोल्टमीटर जब भी किसी सर्किट के क्रॉस लगाया जाएगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। इसमें हमारे पास अगला डिवाइस है ओहममीटर। ओहममीटर भी हमारे पास मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर ही है। हम इसमें गैल्वेनोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टर और एक बैटरी को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे। ओहममीटर किस लिए यूज होता है? ओहममीटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। दो पॉइंट्स हैं इसमें याद रखिएगा। अगर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करंट कब 0 होता है? जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ओहममीटर में उस वक्त वैल्यूज क्या आ रही होगी? इन्फिनिट। अगर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम हो जाए, करंट अगर मैक्सिमम हो जाए तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। इसका मतलब है ओहममीटर क्या रीडिंग दे रहा होगा? दैट इज द 0 रीडिंग। लास्ट पॉइंट है हमारे पास एवोमीटर। एवोमीटर हमारे पास एम्पेयर वोल्ट ओहममीटर होगा। हम यहां पर फंक्शन स्विच के थ्रू इसका फंक्शन चेंज कर सकते हैं। बाकी सारे पैरामीटर इसके एमीटर में, वोल्टमीटर में, ओहममीटर में, ये सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चीज के कि यहां पर हम एमीटर, वोल्टमीटर या ओहममीटर में मल्टी रेंज मीटर्स भी लगाते हैं। इसमें रेंज स्विच का भी एडिशन कर देते हैं। इसी में हमारे पास एक डिवाइस होता है DMM। DMM कौन सा डिवाइस है? इसे डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। ये डिजिटल वर्जन है एवोमीटर का। फायदा इसका क्या है? ह्यूमन एरर कम से कम हो जाता है। हम डेसिमल पॉइंट्स तक जाकर वैल्यूज मेजर कर सकते हैं। हम इसके साथ यूनिट्स ले सकते हैं जैसे एम्पेयर, वोल्ट्स एंड ओहम। इसके अलावा यहां पर ये पोलैरिटी को भी डिफाइन कर देता है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।